Hello everyone, welcome to Gunjan's biology classes. This is Dr. Gunjan and today we are going to do a new chapter of your class plus one, that is chapter number 15, plant growth and development. So this chapter also comes under your plant physiology. This is the last chapter of your botany of plus वन क्लास. ओके, सो ये क्लास प्लस वन की बॉटनी का लास्ट चैप्टर है. ठीक है, तो इसको हम लोग भी 3 पार्ट्स में करने वाले हैं. सो ये फर्स्ट पार्ट है, सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो लेट्स सी कि इसके कंटेंट्स, इसके टॉपिक्स कौन से हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. उसके बाद ग्रोथ. ग्रोथ जो है, हमने आपको पहले भी एक ग्रोथ वाले फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में ग्रोथ के बारे में कुछ बताया था. तो ये काइंड ऑफ एक उसका लिंक्ड है. अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो इसके बाद हम ग्रोथ के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे कि जो ग्रोथ होती है प्लांट की. प्लांट पहले तो ग्रोथ क्या होती है, फिर प्लांट ग्रोथ क्या होती है, उस प्लांट ग्रोथ की कुछ फीचर्स आ जाते हैं. जैसे कि पहला है कि वो इनडेटर्मिनेट है, यानी कि वो लाइफ टाइम चलती रहती है. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रहती है. उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं जो ग्रोथ होती है. उसके कुछ फेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे. 3 फेजेस होते हैं. ठीक है, इनिशिएशन फेज, एलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज. ठीक है, उसके बाद उसके ग्रोथ रेट्स हैं. ग्रोथ रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर 2 तरह की ग्रोथ देखी जाती है, एक अर्थमेटिक ग्रोथ होती है और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है. फिर कुछ कंडीशंस होती हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए. फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, ये वाला टॉपिक देखेंगे. और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डेवलपमेंट के ऊपर. तो हमारा चैप्टर का नाम ही है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और हम इसमें फैक्टर्स देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं प्लांट की डेवलपमेंट को. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो भी जो भी सेल्स होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, वो कहाँ से डेवलप्ड होते हैं? जाइगोट से. ठीक है, तो जाइगोट सेल्स बनाता है, सेल्स टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बन जाते हैं. ठीक है, तो पूरा का पूरा हमारा प्लांट बन जाता है उससे. तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे एक सीड से धीरे धीरे पूरा का पूरा प्लांट बन गया. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. ये प्लांट में ग्रोथ हो रही है. ग्रोथ के साथ साथ इसके अंदर डिफरेंशिएशन भी हो रही है, कि ये बाहर से जो विजिबल हमें ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर जो है वो सेल्स का नंबर बन रहा है, वो डिवाइड हो रहे हैं, सो वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं. तो जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट में ग्रोथ एज वेल एज डिफरेंशिएशन दोनों होती हैं. ठीक है, तो इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बन जाती है. जैसे कि कहाँ से शुरू होके, जैसे रूट्स बन गए इसके, यहाँ एक सीड से स्टार्ट हुआ था. सीड से ऐसे देखिए आप, सेकंड स्टेज आई, फिर उसकी थर्ड स्टेज आई, फिर रूट डेवलप्ड होने शुरू हो गए, लीव्स फॉर्म हो गए, ब्रांचेस बननी स्टार्ट हो गई, देन फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई उसकी, है ना, फ्रूट्स बन गए, सीड्स बन गए, फिर फाइनली ये इनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो हम इसमें आप सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रोथ जो है वो होती क्या है. ग्रोथ ग्रोथ एक ऐसा फंडामेंटल और कॉन्सिक्वस करेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का. ठीक है, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है विजिबल. कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है कि विजिबल, जो चीज विजिबल हो. ठीक है, बेसिक मीनिंग इसका विजिबल हो गया. ये आपकी एनसीईआरटी में कॉन्स्पिकुअस वर्ड लिखा हुआ है. तो जो ग्रोथ है हमारी, वो फंडामेंटल और एक कॉन्स्पिकुअस करेक्टरिस्टिक है हर किसी लिविंग बीइंग का. ठीक है, हम ग्रोथ किस चीज को मानते हैं, हम ग्रोथ किस चीज को मानते हैं? जो कि इरिवर्सिबल हो, परमानेंट हो, कि एक बार आप छोटे से बड़े हो गए, दैट इज ग्रोथ. दोबारा आप बड़े से छोटे नहीं हो रहे हो. ठीक है, दैट इज ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स. अगर आप प्लांट्स की बात करें कि अगर एक लीफ से, है ना, ये स्मॉल लीफ से बड़ा लीफ बन गया, लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. बट अगर आप स्टोमेटा की बात करें, गार्ड सेल्स की बात करें, कि वो खुल गए या बंद हो गए, ठीक है, तो ये होते रहते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड ग्रोथ, बिकॉज वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, तो जिसका जो ग्रोथ होता है वो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है.
इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है किस चीज का, सेल्स का या फिर ऑर्गन्स का, ठीक है, सेल्स का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का इंक्रीज होना जो इरिवर्सिबल हो, जो बढ़ गए फिर वो वापस ना आ पाए, बैक ना आ पाए, सो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन और इट्स पार्ट, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, पहली तो आ गई कि कॉन्स्पिक्युअस होना चाहिए, विजिबल। दूसरा आ गया कि इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज हो, ठीक है। थर्ड चीज आ गई कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस दोनों के दोनों ग्रोथ में इन्वॉल्व हो। अब वो कैसे होंगे, लेट्स सी एन एग्जांपल। जैसे कि अगर आप देखिए, ये आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स है, ये ग्रो करके इन्होंने एनर्जी यूज की, इन्होंने यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो किसी चीज का यहाँ पे एनर्जी यूज हुई, ठीक है, किसी चीज का बनना, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस, ये एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है। अब उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। ये एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी ग्लूकोज से। सो ग्लूकोज जो था वो एनर्जी कैसे देगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, है ना, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके एनर्जी दे रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या हुआ कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स का फॉर्म होना विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ से आई, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, दैट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। सो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस जब एक ही उस चीज में हो रहे हो तो उसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोलते हैं, दैट मीन्स ग्रोथ वो ग्रोथ शो कर रहे हैं। सो ये भी एक ग्रोथ का करेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। तो पहले हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, पहला कि वो कॉन्स्पिक्युअस कैरेक्टरिस्टिक है, विजिबल होनी चाहिए, दूसरा इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, तीसरा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो है, जो हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक आता है कि जो प्लांट ग्रोथ है वो इनडेटर्मिनेट है। इनडेटर्मिनेट का क्या मतलब हुआ, वो लाइफ टाइम चलती ही रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, ठीक है। प्लांट जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ वो कॉन्टिन्यूअस रहती है, दैट इज कॉल्ड इनडेटर्मिनेट ग्रोथ, क्योंकि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेम्स मतलब ये ऐसे सेल्स होते हैं जो ग्रोइंग रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ सर्टेन लोकेशंस पे प्लांट की प्रेजेंट होते हैं जहां पे ग्रोथ होती है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड शूट मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये शूट मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से शूट्स बनती चली जाती हैं, ये ग्रोइंग रीजन हो गया। और सपोज ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये रूट मेरिस्टेम हो गए, तो यहाँ से ये रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गए, यहाँ से रूट की ग्रोथ होती चली जाती है, ठीक है। सो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की और सेल्फ परपेचुएट करने की। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इनडेटर्मिनेट होती है, वो लाइफ टाइम होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि उसके पास मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं सर्टेन लोकेशंस इन देयर बॉडी, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो इसकी जो ग्रोथ होती है ना वो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। कौन सी होती है, ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म का मतलब क्या है कि नए सेल्स हमेशा प्लांट की बॉडी में ऐड होते रहते हैं, so that is called as open form of growth, this is very important, open form of growth, growth जहां पे नए सेल्स प्लांट की बॉडी में ऐड होते रहते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ जो है हमारी वो दो तरह की हो जाती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ हमने प्लांट एनाटॉमी में भी पढ़ा था, तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हो ध्यान से तो आपको याद होगा कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें रिपीट कर देते हैं, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ का क्या मतलब है, प्राइमरी ग्रोथ मतलब कि जैसे यहां से साइज ऐसे इस तरह से बाहर की साइड से, जो जैसे ये शूट्स हैं यहाँ पे ग्रोथ होगी, ये रूट्स हैं यहाँ पे ग्रोथ होगी, यानी कि इनकी लेंथ का बढ़ना, ठीक है। क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम्स ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है रूट एपिकल मेरिस्टेम्स, यहाँ पे इनकी ग्रोथ होती रहती है। तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ का मतलब कि इनकी लंबाई का बढ़ना, ठीक है, लेंथ का बढ़ना, इलोंगेशन होना एक्सिस के, इस वाली एक्सिस के अराउंड
प्लांट्स की एलोंगेशन होनी शूट्स की और रूट की, इसको हम लोग प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी 1 डिग्री, 1 डिग्री इज प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है। और अगर इसका यहाँ पे अंदर की साइड पे गर्थ, यहाँ से गर्थ बढ़ना यानी कि इसकी विड्थ बढ़ना, ऐसे इस तरह से बढ़ जाती है, जो इस वाली एक्सिस पे जो ग्रोथ होती है उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। लेंथ का बढ़ना along the axis, elongation of the plant, that is called as primary growth, and girth का increase होना, that is along this axis, this is called as secondary growth। और secondary growth हम किस में देखने को मिलती है? हमें डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। ये हमने प्लांट एनाटमी में भी पढ़ा था। ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। अदरवाइज हमने ग्रोथ के कौन से फैक्टर स्टडी किए अभी तक? कि जो हमारी प्लांट ग्रोथ होती है दैट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है, कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इनडिटर्मिनेट होती है, ओपन फॉर्म होती है। दो तरह की ग्रोथ होती है, वन इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी। ओके। अगर आप ओवरव्यू देखें प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ का, तो ये जैसे एक प्लांट है, ये इसके लीव्स हैं, ये रूट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी शूट की टिप आ गई, शूट की टिप आ गई। ठीक है। यहाँ पे शूट, एपिकल मेरिस्टम्स और यंग लीव्स हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है। ये यहाँ पे रूट, एपिकल मेरिस्टम्स हैं, ये हमारी प्राइमरी रूट ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये एक्सिलरी बड मेरिस्टम्स हैं, ये लेटरल मेरिस्टम्स हैं। ये जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हैं हमारी, ये गर्थ को बढ़ा रहे हैं, कॉक वेस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम बन रहा है। ठीक है। ये हमारी along the x axis elongation कर रहे हैं। ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ आप स्टेम्स में देख सकते हैं कि कैसे होगी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और पिथ फॉर्म हो जाएंगे। और अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ देखें स्टेम्स में, तो क्या बन जाएगा? आप देखिए, ये सारी लेयर्स आपको याद हो, आपने पढ़ी होंगी, पेरिडर्म, कॉक कैम्बियम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम्स। ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये सारी की सारी सेकेंडरी ग्रोथ के पार्ट्स हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्लांट एनाटमी को दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा इस चीज को और डिटेल में स्टडी करने के लिए, तो आप इस चीज को समझ सकते हो। तो ये एक किस्म से उसका एक रिपीट ही हो रहा है। तो आप इसके लिए एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कीजिए। और ग्रोथ वाला चैप्टर जो था, हमने लिविंग वर्ल्ड में हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, तो ये वहीं का कुछ रेपिटेशन है। तो इसको इकट्ठा करके एक अलग से चैप्टर बना हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ पार्ट्स हमारे पुराने चैप्टर से ये लिंक हो रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे थे। ठीक है। तो अब हमारा अभी तक हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ हमारी होती है वो इनडेटर्मिनेट है, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ रहती है। अब उसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ग्रोथ है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज मेजरेबल। मेजरेबल कैसे है? ग्रोथ हमें दिखेगी कैसे? सेलुलर लेवल पे जो ग्रोथ होती है वो प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज से होती है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये जैसे सेल है, सेल के अंदर इसका साइज बड़ा हो गया। ठीक है। तो यानी कि जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, उसका इंक्रीज होने से सेल जो है उसमें ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। ठीक है। तो इंक्रीज जो है उसको हम लोग, वैसे डिफिकल्ट है उसको मेजर करना। ठीक है। हम वैसे उसको मेजर नहीं कर सकते, बस कुछ पैरामीटर्स के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेश वेट देख सकते हैं आप, ड्राई वेट देख सकते हैं, लेंथ देख सकते हैं, एरिया, वॉल्यूम या फिर सेल नंबर। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जिनको आप देखकर आप मेजर कर सकते हैं कि उसमें किसी भी पार्ट में ग्रोथ हुई है। अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म को आप डायरेक्टली इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। अब फ्रेश वेट क्या होता है कि कोई भी प्लांट है उसको डायरेक्टली आप वे कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड फ्रेश वेट। उसको ड्राई करके वे करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ड्राई वेट। लेंथ, उसकी लंबाई को मेजर कर लीजिए, एरिया, उसकी लेंथ ब्रेथ को मेजर कर लीजिए, वॉल्यूम हो गया, सेल का नंबर हो गया। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखी है कि जो मेज हमारा प्लांट होता है, ठीक है, अगर उस सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम को अगर हम लोग मेजर करते हैं तो वो 17,500 न्यू सेल्स फॉर्म करती है 1 घंटे में। हर 1 घंटे में सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम्स कितने सेल्स बनाती है? 17,500। ये आपकी एनसीईआरटी में डेटा लिखा हुआ है।
अगर आप वाटरमेलन की बात करें, उसमें साइज के थ्रू आपका जो ग्रोथ को मेजर करा हुआ है कि जो सेल्स है वाटरमेलन में वो कितने कितने टाइम तक इंक्रीज कर जाते हैं, 3,50,000 टाइम्स तक वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि लेंथ, पॉलन ट्यूब की जो लेंथ है, आप ये पॉलन ट्यूब देख सकते हैं इसमें, ये जो इसकी लेंथ है, इसका इसकी इसकी ग्रोथ, इसका लंबा होना, ठीक है, इसकी लेंथ का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ठीक है, जो ये लीफ है, लीफ की साइज का बढ़ना, ठीक है, इसका सरफेस एरिया अगर पहले कम था उसके बाद बढ़ गया तो इसका बढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो ये सारे के सारे ग्रोथ को मेजर करने के वेज हैं। सो बेसिकली ग्रोथ इज मेजरेबल। मेजरेबल किस लेवल पे होती है? प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट का इंक्रीज होना इज कॉल्ड एज ग्रोथ। और ग्रोथ को मेजर हम लोग फ्रेश वेट, ड्राई वेट, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया, नंबर, इसके हिसाब से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये तो थे अभी तक के हमारे सारे के सारे फीचर्स ग्रोथ को लेकर। अब हम फेजेस की बात करते हैं कि ग्रोथ के कुछ फेजेस हैं, जो ये नया टॉपिक है इसमें, फेजेस ऑफ द ग्रोथ। तो इसके बेसिकली 3 फेजेस है। पहला फेज क्या है कि जो हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये इसका एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ठीक है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम हो गया, तो ये इससे ग्रोथ हो रही है प्लांट की, तो ये फॉर्मेटिव फेज हो गया। फॉर्मेटिव फेज मींस मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज यानी कि जहां पे प्लांट्स की इनिशिएशन, ग्रोथ हो रही है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, जहां से प्लांट्स की लेंथ बढ़ रही है, प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारा सेकेंड फेज, दैट इज एलोंगेशन फेज। एलोंगेशन फेज का मतलब जहां पे लेंथ का इंक्रीज होना, प्लांट्स की लेंथ का बढ़ना, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज एलोंगेशन फेज। मैच्योरेशन फेज की प्लांट्स यहाँ पे आके मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, so that is called as maturation phase। तो ये 3 phases है, formative phase यानी कि मेरिस्टेमेटिक phase, then elongation phase and then is maturation phase। so first phase हम पढ़ लेते हैं मेरिस्टेमेटिक phase। so मेरिस्टेमेटिक phase जो होता है वो रूट एपेक्स में भी होता है और शूट एपेक्स में भी होता है, क्योंकि दोनों में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी हम पढ़ के हटे हैं, जो कि प्राइमरी ग्रोथ बना करते हैं। तो इनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? अगर आप फॉर्मेटिव फेज की बात करें, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करें, तो सबसे पहले इनका क्या होगा कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो रिच होगा, इसके अंदर न्यूक्लियाई बहुत बिग होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है सेल में वो बिग न्यूक्लियस होता है। और जो इसकी सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, ठीक है, एक ये सेल वॉल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई हमारी। तो ये जो सेल वॉल होती है इसकी, ये प्राइमरी होती है, ये थिन होती है, और इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या क्या फीचर्स होंगे? पहला फीचर कि ये जो प्रोटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, क्योंकि हम प्रोटोप्लाज्म की उसी से हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म जितना ज्यादा होगा उतना साइज, उतना उसकी ग्रोथ ज्यादा है, तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें न्यूक्लियस जो है, सेकंड चीज वो बड़ा होता है, ठीक है। थर्ड चीज, इसमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं दो सेल्स के बीच में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, सो दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। चौथी चीज कि जो इसकी सेल वॉल होती है, ये आउटर लेयर है, जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, वो थिन होती है और उसमें सेलुलोज होता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है, इस सेल वॉल के अंदर, इस सेल वॉल के अंदर डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक हमने मेरिस्टेमेटिक फेज में ये वाले फीचर्स पढ़े कि रूट और शूट एपेक्स पे मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? प्रोटोप्लाज्म रिच होता है, न्यूक्लियाई बिग वाला प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, उसकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिन होती है और सेलुलोजिक डेपोजिशन होती है, ठीक है। और इसमें जो वैक्यूल होता है या तो वो एब्सेंट होता है या फिर बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फेज, दैट इज मेरिस्टेमेटिक फेज। फिर आता है हमारा सेकेंड फेज, दैट इज इलोंगेशन फेज। तो जो इलोंगेशन फेज है वो जस्ट नेक्स्ट टू द मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट नेक्स्ट हमारा इलोंगेशन फेज प्रेजेंट होता है। तो जो भी सेल्स जस्ट टिप से थोड़ा सा दूर प्रेजेंट है उसको हम लोग इलोंगेशन फेज के अंदर रखते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें अब वेक्यूल जो है उसका साइज या तो वेक्यूल बन जाएगा और उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक फेज में नहीं था। सेल की एनलार्जमेंट हो जाएगी, सेल का जो सेल बड़ा हो जाएगा, और जो नई सेल वॉल की डेपोजिशंस हैं
ठीक है, वो उसके अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें सेलुलोजिक थी, उसके अंदर अब सुब्रिन और जो भी अदर सेलुलर डेपोजिशंस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या क्या आ गए कि जो भी सेल्स जस्ट अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट है वो इलोंगेशन फेज के अंदर आते हैं। इसमें वैक्यूल बड़ा हो जाता है, सेल एनलार्ज हो जाता है और नई सेल वॉल्स में डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब हमारा थर्ड फेज आ जाता है, दैट इज मैच्योरेशन फेज। सो जो मैच्योरेशन फेज है वो एपेक्स से बहुत दूर होता है पर वो फेज ऑफ इलोंगेशन के पास होता है। तो जहां फेज ऑफ इलोंगेशन खत्म होता है वहां हमारा मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो अपने मैक्सिमम साइज तक आ जाते हैं, वो बहुत ऐसे बहुत बिग हो जाते हैं। अगर ये हम लोग मैच्योरेशन फेज की बात करें, अभी सर्कल में था, ये इसको मैच्योरेशन दिखाने का तरीका हो गया एक किस्म से। उसकी वॉल थिकन हो जाती है, ठीक है, उसमें प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। ठीक है, तो अब जो सेल है हमारा वो मैच्योर हो चुका है मैच्योरेशन फेज में। तो हमने 3 फेजेस पढ़े ग्रोथ के। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक फेज, जहां पे एपिकल मेरिस्टेम्स में रूट और शूट एपिक्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स थे। फिर हमारा एलोंगेशन फेज आया जो कि फॉर्मेटिव फेज के जस्ट नेक्स्ट प्रेजेंट होता है। देन हमारा मैच्योरेशन फेज आया जो जस्ट नेक्स्ट टू एलोंगेशन फेज होता है बट डिस्टेंट टू फॉर्मेटिव फेज होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 फेजेस थे ग्रोथ को लेकर जो हमने इसमें स्टडी करे। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ की रेट्स की। दिस इज अवर न्यू टॉपिक, दैट इज ग्रोथ रेट्स। तो जो ग्रोथ का रेट है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास मतलब हम 2 तरह से मेजर करते हैं। बेसिकली ग्रोथ का रेट मतलब कि पर यूनिट टाइम पे कितनी ग्रोथ हमारी इंक्रीज हुई है। सो प्लांट्स की जो ग्रोथ है पर यूनिट टाइम कितनी इंक्रीज हुई है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। और इसको हम लोग 2 तरह से मेजर करते हैं, वन इज अर्थमेटिक ग्रोथ एंड सेकेंड इज जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन कि अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है और जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है। तो फर्स्ट ग्रोथ रेट हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। सो अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पे, यू सी इन दिस पिक्चर, ओके, द राइट साइड ऑफ दिस पिक्चर, सी हियर। यहाँ पे आप देखिए ये 2 सेल्स है हमारे पास। ठीक है, ये 2 सेल्स हैं, ये सेल डिवाइड किया, इसने 2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 1 सेल है, ये 2 सेल है, ये 1 सेल 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, जो ये सेकेंड सेल था इसमें मैच्योरेशन आ गई। ठीक है, ये लाइट ब्लू हो गया और ये डार्क ब्लू ही रहा। जो डार्क ब्लू सेल्स है मतलब कि जिनमें कैपेसिटी है जो डिवाइड करेंगे, और जो मेच्योर हो जाएंगे वो लाइट ब्लू हो जाएंगे, ये अपनी कैपेसिटी लूज डाउन कर देते हैं, इसके बाद ये अब मेच्योर नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 और 2, 1 नंबर का सेल डिवाइड करके 2 में बन गया और 2 नंबर का सेल मेच्योर हो गया। अब वापस से इनकी फर्दर डिविजन हुई, जो ये 1, 2 एंड 3। तो जो 1 था वो 2 में डिवाइड हो गया, 2 मेच्योर हो गया, 3 तो पहले से ही मेच्योर था। ठीक है, अब देखिए आप, पहले 2 सेल से 3 बने थे, 3 से 4 बन गए। अब अगर आप देखेंगे वापस से 1, 2, 3 एंड 4, तो 1 जो है हमारा वो डिवाइड कर गया 2 में, 2 वापस मेच्योर हो गया, 3 मेच्योर हो गया, 4 मेच्योर हो गया। तो द प्रोसेस गोज लाइक दिस ओनली, कि जब एक सेल उनमें से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से 1 बाय 1 लीनियर इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ सेल्स में, दैट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक ग्रोथ। और जो ये अर्थमेटिक ग्रोथ होती है ये कॉन्टिन्यूस रहती है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस रहती है। इसमें क्या होता है कि एक सेल अपनी डिवीजन की कैपेसिटी लूज करता जाता है जबकि एक सेल कॉन्टिन्यू रखता है। तो अब इसमें आप देखिए क्या है एनसीईआरटी की लाइंस में कि इन दिस फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर्स। एक सेल अपनी डिवीजन कंटिन्यू रखता है, दूसरा डिफरेंशिएट करके मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इसका प्लॉट जब हम लोग ड्रॉ करते हैं पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो जब हम इसका ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से आता है, लीनियर ग्रोथ शो करता है सेल्स का। ठीक है, तो जो लेंथ है इसकी इस तरह से बढ़ती है। ठीक है, दिस इज अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड इन दिस केस। ठीक है, तो जब आप इसको मेजर करते हैं मैथमेटिकली तो किस तरह से करते हैं, दिस इज एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ये है क्या, एल टी इज की लेंथ एट टाइम टी,
जो फाइनल टाइम टी पे, ठीक है, कितनी कितनी लेंथ हो जाएगी, और इनिशियली कितनी थी एल नॉट एट टाइम 0, इनिशियल टाइम पे लेंथ जो थी वो कितनी थी, प्लस जो रेट ऑफ ग्रोथ क्या था उसका पर यूनिट टाइम पे, टी मींस टाइम, कितना टाइम लगा उसको किस रेट पे जो इनिशियल लेंथ को फाइनल होने में, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, दैट इज फाइनल जो एट टाइम टी फाइनल लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, इनिशियल लेंथ प्लस रेट इनटू टाइम, ठीक है। तो इससे हम लोग अर्थमेटिक ग्रोथ को का पता लगाते हैं, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ हो गई अर्थमेटिक ग्रोथ, जिसमें एक सेल डिवाइड करता है, दूसरा सेल मैच्योर कर जाता है और अपनी कैपेसिटी लूज कर देता है डिवीजन की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रूट की एलोंगेशन कांस्टेंट होती रहती है, जैसे रूट्स में एलोंगेशन उसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है एट अ कांस्टेंट रेट, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ग्रोथ। उसके बाद हमारी आ जाती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ रेट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है कि दोनों डॉटर सेल्स, दोनों सेल्स, जैसे ये 1 सेल है, ये 2 सेल है, ये अपनी जो है डिवीजन को कंटिन्यू रखते हैं। ये भी डिवाइड हो गया, ये 1 2 दो में बन गया फर्स्ट सेल, ये भी डिवाइड हो गया 1 2, ये भी दो में बन गया। उसके बाद ये वाला भी इस तरह से 1 2, फिर ये वाला सेकेंड वाला 1 2, थर्ड वाला 1 2, फोर्थ वाला 1 2, यानी कि ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस कि सारे के सारे डिवीजन करते चले जाएंगे, सारे सेल्स दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। तो इसमें आप देखिए लाइंस क्या है कि डॉटर सेल्स कंटिन्यू रहती हैं माइटोटिक सेल डिवीजन को लेके। और इसमें जैसे कि अगर जो ग्राफ बनता है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें लेंथ पर यूनिट टाइम, तो बेसिकली वो एक इस तरह से एस शेप कर्व बनता है, ठीक है। सो ये वाला जो फेज रहता है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज लैग फेज, जहां पे जो ग्रोथ होती है, जो इस तरह से जो ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ है, ये स्लो होती है, यहाँ पे जाके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, एकदम से ग्रोथ बढ़ गई, दिस इज एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज, लॉग फेज। और जहां पे जाके रुक गई, स्टेशनरी हो गई, तो दैट इज कॉल्ड ए स्टेशनरी फेज। तो 3 फेजेस आ गए। फर्स्ट इज लैग फेज, आप इस पिक्चर में देखिए ये वाला कि जहां पे इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, ये वाली जो एस शेप कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जो ये वाली है, जो ये वाली ग्रोथ है, दैट इज लैग फेज। उसके बाद एक्सपोनेंशियल जो ये ग्रोथ करी, दैट इज लॉग फेज। फिर जो स्टेशनरी हो गई, रुक गई एकदम से, दैट इज स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो ये 3 फेजेस आते हैं, ये हमारे एस शेप कर्व बनता है, सिग्मोइड कर्व जिसका नाम है। तो जब हम ग्रोथ को टाइम के साथ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का हमारा कर्व फॉर्म होता है, उसमें 3 फेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो तकरीबन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिग्मोइड कर्व देखा जाता है कि सारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स में प्लांट के इस तरह की ग्रोथ ही हमें देखने को मिलती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। पहले थोड़ी सी बढ़ती है, फिर एकदम से बढ़ जाती है, जैसे फ्रूट का साइज एकदम से बड़ा हो जाता है, यू कैन सी दैट, ठीक है। फिर स्टेशनरी हो जाता है, उसके बाद और ग्रोथ नहीं होती। तो जब हम इसको मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला दिया है कि जब हम फाइनल साइज हो गया, ठीक है, एट टाइम टी, पहले इनिशियल साइज क्या था W नॉट, उसके बाद ई जो है एक्सपोनेंशियली उसको बता रखा है, तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम्स है, तो इसकी पावर पे कितना ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये ग्रोथ रेट जो है ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, ठीक है। ये इनिशियल वेट है, ये फाइनल वेट है। सो W1 इज W नॉट into e raised to power RT, so that is called as geometric growth, जिसको मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसमें कर्व देखें, तो जो ये हमने दिखाया हुआ है टाइम के हिसाब से, जो हमारा ये लीनियर कर्व है दैट इज अर्थमेटिक ग्रोथ, और जो ये सिग्मॉइड शेप का कर्व बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज हमारी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। उसके बाद 2 तरह का कंपैरिजन एक और किया गया है, एक हमारी होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एक होती है रिलेटिव ग्रोथ रेट। सो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट होता क्या है, आप ये पिक्चर देखिए, ये वाली पिक्चर देखिए, इसमें आपने 2 लीव्स दिखा रखे हैं, ठीक है। ये पहले इनिशियल ग्रोथ हुई है लीफ की, ठीक है, पहले इसका साइज सपोज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था,
उसके बाद उसकी ग्रोथ होने के बाद उसका फाइनल साइज हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ठीक है, ये एक लीफ हो गया। ये दूसरा लीफ है, इसका पहले ये हमारा साइज था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद उसका साइज फाइनल साइज हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमें इसकी ग्रोथ रेट पता करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा अगर हम इसमें देखें फर्स्ट लीफ में, सो दिस इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कि टोटल ग्रोथ का पर यूनिट टाइम पे मेजर दी टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ। सिमिलरली अगर आप इस पिक्चर में देखें, इस लीफ में देखें, फाइनल माइनस इनिशियल 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आ गया। So that is measurement and comparison of total growth per unit time. This is called absolute growth rate. But अगर आप relative growth अगर इसकी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? Relative growth is जो आपका ये आया final minus initial by initial, ठीक है, 10 minus 5 by 5 into 100 कितना आ गया? 100%। सो इसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट इज 100% इन फर्स्ट लीफ। अगर हमें सेकंड में निकालनी हो 55 माइनस 50 बाय 50 फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100%, कितनी आ गई हमारी? 10%। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 by 50 1 by 10 into 100 10%। सो 10% ग्रोथ रेट इसकी आ गई। तो ये हमारी रिलेटिव ग्रोथ रेट होगी कि हम लोग जो ग्रोथ निकाल रहे हैं, ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस, ये रिलेटिव ग्रोथ निकालने का तरीका है और ये एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालने का तरीका है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना हमारी ग्रोथ रेट हुई है पर यूनिट टाइम पे। और जबकि आप फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100% कर दोगे पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो ये दो तरह की ग्रोथ रेट्स निकालने का तरीका है। इसमें से भी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये टॉपिक को आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप हमें ज्यादातर दो या तीन तरह के कर्व्स ही हमारे सिलेबस में है। एक हमने लीनियर कर्व किया, दूसरा हमने सिग्मॉइड कर्व किया। ठीक है, और एक बेल शेप कर्व होता है, वो एंजाइम्स में आता है। ठीक है, उसके बाद हम करने वाले हैं कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि ग्रोथ के लिए कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए? वन इज वाटर। वाटर किस लिए चाहिए? कि सेल की एनलार्जमेंट हो सके, टर्जिडिटी हो सके सेल्स की, ताकि एक ग्रोथ हो सके प्लांट्स की। ठीक है, वाटर जो है वो मीडियम बनता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए जो कि ग्रोथ के लिए प्लांट्स को चाहिए होती है। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? वाटर। वाटर फॉर सेल एनलार्जमेंट, टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स, और मीडियम फॉर्म करता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? ऑक्सीजन। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें ग्रोथ के लिए प्लांट की? ऑक्सीजन, जो कि मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि उसकी ग्रोथ एक्टिविटीज हो सके। ओके, थर्ड हमारी क्या है? न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स प्लांट्स को चाहिए। ठीक है, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म और एनर्जी का सोर्स बनने के लिए। देन टेम्परेचर, हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जिसपे ग्रोथ हमारी मैक्सिमम हो सके। ठीक है, उसके बाद लाइट और ग्रेविटी, ये भी कुछ फैक्टर्स है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। देन इज हमारा एक और टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन ये है क्या, इसको देख लेते हैं हम। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो ग्रोइंग रीजन है हमारे, शूट, एपेक्स। अगर आप एक प्लांट लें, ठीक है, प्लांट लें तो बेसिकली ये रूट्स हो गए इसके, तो ये शूट हो गया। ठीक है, यहाँ पे
और यहाँ पे ये शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं यहाँ पे, और वो मैच्योर हो जाते हैं। वो मैच्योर होके, जैसे ये सेल्स था ये डिफ्रेंशिएट करके मैच्योर हो गया, एक ये प्राइमरी ग्रोथ इसने कर दी। तो इसने जैसे कि प्राइमरी रूट और प्राइमरी शूट फॉर्म कर दिया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। सो इट इज अ प्रोसेस जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट करके मैच्योर हो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि सेल वॉल्स और प्रोटोप्लाज्म, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उनके अंदर, और उनकी सेल डिवीजन की कैपेसिटी लूज डाउन हो जाती है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ग्रोइंग होता है सेल, ठीक है, उसके बाद वो डिफरेंशिएट करता है और फिर वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद सेल की डिवीजन की कैपेसिटी जो है वो लूज हो जाती है, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो ग्रोइंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो हमारे डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन हो गई कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट करके मैच्योर हो गए। अगर यही वाले सेल्स, जो सेल्स हमारे डिफरेंशिएट करके मैच्योर हो गए, वो वापस से डिवीजन उनमें स्टार्ट हो जाए, वो उन डिफरेंशिएटेड सेल्स में कुछ सर्टेन कंडीशंस में वापस से डिवीजन स्टार्ट हो जाए, उसको बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। उसको क्या बोला जाता है? डी डिफरेंशिएशन, उल्टा डिफरेंशिएशन का, उसके आगे डी लगा दिया। तो जब प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिफरेंशिएशन होती है और वो मैच्योर हो जाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब जो मैच्योर हुए हुए सेल्स हैं उनमें वापस से डिवीजन स्टार्ट हो जाए उसको बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के एग्जांपल क्या है? जैसे कि हमारे जो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम बनते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, कि वो मैच्योर हो, वो हमारे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे वो मैच्योर हो गए, ठीक है, वो डिफरेंशिएट करके मैच्योर हो गए। अब उनमें दोबारा से डिवीजन स्टार्ट हो गई, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या फिर कॉक कैम्बियम, ठीक है। ये हमारे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गए। अब हम आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पे, दैट इज रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन क्या हुआ? जो हमारे जो पहले वाले सेल्स थे, जो हमारे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे थे कि हमारे जो सेल्स थे वो डिवाइड कर रहे थे पहले, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। उसके बाद उनका क्या हुआ? उनकी डिफरेंशिएशन हुई और वो मैच्योर हो गए, ठीक है। मैच्योर होने के बाद जब उनमें दोबारा से डिवीजन स्टार्ट होगी उसको हमने डी डिफरेंशिएशन बोला। जब वो डी डिफरेंशिएटेड जो सेल्स थे वो फिर से मैच्योर हो जाएं और अपनी कैपेसिटी लूज कर दे डिवाइड करने की, तो उसको रीडिफरेंशिएट बोला जाता है। तीन चीजें, फर्स्ट इज डिफरेंशिएट, देन इज डी डिफरेंशिएट, देन इज रीडिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कैपेसिटी, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट करके मैच्योर हो गए, दैट इज डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएटेड सेल्स जिनमें वापस से डिवीजन स्टार्ट हो जाए उसको डी डिफरेंशिएशन। और वो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स जिनमें डिवीजन स्टार्ट हुई थी वो मैच्योर हो जाएं और अपनी कैपेसिटी लूज कर दें डिवीजन की, उसको रीडिफरेंशिएटेड सेल्स बोला जाता है। ओके, सो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि प्लांट ग्रोथ जो है वो ओपन होती है, वो इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है और डिटर्मिनेट भी हो सकती है ना। तो हम अभी तक क्या बोल रहे थे कि जो हमारी प्लांट ग्रोथ है वो ओपन होती है, वो डिटर्मिनेट भी हो सकती है, कुछ जगहों पे, ज्यादातर वो इनडिटर्मिनेट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फाइनल स्ट्रक्चर मैच्योरिटी ऑफ सेल्स और टिश्यूज पे वो डिटरमाइंड ही रहती है, ज्यादातर जो है वो डिटरमाइंड होती है बाय द लोकेशन ऑफ द सेल्स। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली आपको इसमें तीन चीजें पढ़नी थी, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड देन रीडिफरेंशिएशन। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये ग्रोइंग रीजन्स था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेल्स जो थे डिफरेंशिएट करके मैच्योर हो गए तो उसको हमने डिफरेंशिएशन बोल दिया।
जब इनमें वापस से कैपेसिटी स्टार्ट हो गई डिवीजन की, तो इसको हमने डी डिफरेंशिएशन बोल दिया। जब इन्हीं डिफरेंशिएशन जो सेल्स थे ये हमारे, अगर तो इनमें वो हो गया मेच्योर हो गए, तो उसको रीडिफरेंशिएशन बोल दिया। सो रीडिफरेंशिएशन बोल दिया इसको हमने, ठीक है। उसके बाद इनकी फर्दर मेच्योरेशन के बाद डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनकी सेल साइकिल भी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट का पार्ट बनती हैं सेल्स की। तो अभी तक हमने ग्रोथ के सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लिया, उसके कुछ फीचर्स देख लिए, उसकी ग्रोथ के रेट्स देख लिए, उसको मेजर करने का तरीका देख लिया। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन देख लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट मतलब कि जितना कोई भी ऑर्गेनिजम्स, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी की पूरी जो लाइफ साइकिल में सीड जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस, सेनेसेंस नया वर्ड है, सेनेसेंस मींस एजिंग। प्लांट्स जो है जब उनकी सेल्स की एजिंग हो जाना, ठीक है, बूढ़े हो जाना जैसे कि बोल दो, सो दैट इज कि जितने ये सारे प्रोसेसेस आते हैं उसको डेवलपमेंट बोला जाता है। starting from the seed germination to the seed senescence as well as to cell death, that is called as development, ठीक है। so sum development क्या है? sum of growth as well as differentiation। तो आप इसमें देखिए, ये जैसे कि आप इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल है, ग्रोइंग, इसमें सेल की डिवीजन हो रही है, नया सेल बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें ग्रोथ होती रहती है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ क्या होती है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेल डिवीजन हो रही है और नए सेल्स फॉर्म हो जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मेटिक ग्रोथ। जब उसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक रीजन की ग्रोथ थी, जब इसके अंदर एक्सपेंशन हो जाती है, उसको बोलते हैं एनलार्जमेंट, ठीक है। पहले तो सेल डिवाइड करके नए सेल्स बने जाने हैं, फिर वो बड़े हो रहे हैं सेल्स, को बड़े होने के बाद उनके अंदर डिफरेंशिएशन हो रही है और वो मेच्योर हो रहे हैं। जब वो मेच्योर सेल्स बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन, और ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंडर आता है? डेवलपमेंट के अंदर आता है हमारा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेल डेवलपमेंट। अब इसमें एक और आती है चीज, दैट इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि जो कुछ, जब प्लांट्स होते हैं हमारे, वो कुछ डिफरेंट पाथवेज फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? पाथवेज फॉलो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, और कुछ मतलब कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक ही प्लांट के ऊपर, दो तरह की लीव्स आना, एक इस तरह की, एक इस तरह की, ठीक है। सो एक ही प्लांट के ऊपर दो डिफरेंट तरह की लीव्स आना इज टर्म्ड एज प्लास्टिसिटी। यानी कि एनवायरमेंट की रिस्पॉन्स में डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। सो प्लास्टिसिटी की एग्जांपल जैसे कि दो फेजेस में देखी गई है, एक तो हेट्रोफिली ड्यू टू फेजेस इन लाइफ, या फिर डेवलपमेंट के टाइम पे आप देख सकते हैं, या दूसरा हमारा हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट। तो हेट्रोफिली ड्यू टू फेजेस इन लाइफ की एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे कोरिएंडर है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं लीव्स की, या फिर लर्क्सपर हो गया, या कॉटन हो गया, ठीक है। तो ये जैसे लर्क्सपर की एग्जांपल हो गई, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है इसका, ठीक है। ये हमारा डेवलपमेंट के केस में हो गया कि जुवेनाइल फेज में आप देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में और इस पिक्चर में, जुवेनाइल फेज में ये ऐसा था, एडल्ट फेज में ये ऐसा हो गया। सो ये हेट्रोफिली ड्यू टू फेजेस इन लाइफ हो गया कि जुवेनाइल फेज में किस तरह का लीफ का स्ट्रक्चर था, एडल्ट फेज में किस तरह का स्ट्रक्चर आ गया। सो ये एक किस्म से प्लास्टिसिटी की एग्जाम्पल है। तो दूसरी चीज क्या हो गई? एनवायरमेंट के बेसिक से, यानी कि हैबिटेट के उससे फर्क से लीव्स की शेप बदल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड वाटर। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, तो इसकी लीव्स का स्ट्रक्चर किस तरह से है। ये वाटर में रह रहा है, लर्क्स पर जो है, लर्क्स पर है जो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। तो इसकी लीव्स की शेप कैसी है। अब बटर कप देखिए, रेनकुलस जो है ये वाटर हैबिटेट में है, इसकी लीव्स की शेप कैसी है। तो ये एनवायरमेंट के कारण हो गया, या हैबिटेट के कारण हो गया। तो ये भी हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट हो गई। सो ये भी एक किस्म से प्लास्टिसिटी की ही एग्जाम्पल है। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा प्लास्टिसिटी में?
कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट पाथवेज फॉलो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट या फिर इन रिस्पॉन्स टू द फेजेस इन लाइफ to form different kind of structures. So plant follows different pathways in response to the environment or in response to phases in life to form different kind of structures in them. That is called as plasticity. अगर phases of life में देखिए तो जुवेनाइल और adult phase में आप देखिए कि किस तरह से लीफ के structures में difference आ रहा है. अब environment की वजह से देखिए कि terrestrial habitat में किस तरह का structure है और वाटर हैबिटेट में, एक्वेटिक हैबिटेट में किस तरह का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी की एग्जांपल्स हो गई. प्लास्टिसिटी जो है आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपकी स्कूल एग्जामिनेशंस में भी ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. ओके, तो अब जो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी प्लांट की डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स कौन से. एक तो होते हैं हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी कि इंट्रासेलुलर या फिर इंटरसेलुलर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं, या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हार्मोन्स इंपैक्ट करते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो इसी चैप्टर का पार्ट है. देन इज हमारे कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन. ठीक है, ये भी कुछ फैक्टर्स है जो कि प्लांट की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. ओके, तो हमने इसके नाम एक बार देखने दें. उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है इस पार्ट का वो कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है मेन, उसको स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम लोग हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं. तो ये जो हार्मोन्स है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद यू. ये इजी पार्ट है कुछ लोग कहते हैं, बट रेपिटेटिव भी है. बट आप प्लीज इसको, मैंने एक बार आपको ये टॉपिक समझा दिया है, एनसीईआरटी की लाइंस को मैंने अच्छे से कवर किया है, पर आपको इसके लिए फिर भी 1 या 2 बार एनसीईआरटी की बुक को रीड करना बहुत जरूरी है. सो प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक, and if you guys have any doubt, and then please watch this video again and you can ask me questions in the comment box. Okay, so I hope this part is clear with you. Okay, then if you like this video, please press the like button and share among your friends, and please press the bell icon to subscribe to this channel if you're new to this channel. Okay, so bye bye, see you tomorrow with the next part of this video, and till then read your NCERT book and watch this video again. Bye bye, take care.